हाय फ्रेंड्स। टेंस के क्वेश्चंस का सिलसिला देखो वापस स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़े थे क्वेश्चंस 130 तक क्वेश्चंस है वो हमने पढ़ लिए थे। हम पढ़ रहे थे मेंस 2017 को, ठीक है ना। मेंस 2017 के क्वेश्चंस है वो हम कर रहे थे। हमने 21 से स्टार्ट किया था, 21 कंप्लीट हो गया, 20 कंप्लीट हो गया, 19 18 के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके, 17 का प्री कंप्लीट है, 17 मेंस के आधे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, 130 तक हमने क्वेश्चंस है वो 17 के है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। देखें क्या है, देखो 131 पढ़े। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, feed the IMEI number to receiving an OTP on their mobile. All they need to do is feed their contract. Is feed their contract तो कैसे कहोगे? All they need to do is to feed. Is यहाँ पे to feed आपको कहना पड़ेगा to feed. All they need is to feed. All they need to do, आप कह रहे उन्हें कुछ करने की जरूरत है तो उनके कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, उन्हें फीड करना है। तो इज फीड नहीं, फीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कह रहे हो, टू फीड क्या कहोगे यहां पर? नीड टू डू इज टू फीड, क्या कहोगे? टू फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फीड द IMI नंबर टू रिसीविंग एन OTP ऑन देयर मोबाइल। इस सेंटेंस में दो गलतियां कर दी, बता। इस सेंटेंस में दो गलती है आपकी। फर्स्ट गलती तो आपने क्या कर दी, यहां पर सीधा फीड कह दिया, तो फीड नहीं टू फीड कहना पड़ेगा। और दूसरा यहां पर क्या कर दिया, IMEI नंबर टू रिसीविंग कर दिया। यहां पर टू के साथ आपको रिसीव कहना पड़ेगा, टू के साथ आपको क्या कहना पड़ेगा? RECEIVE, टू रिसीव कहना पड़ेगा। तो ऑल दे नीड टू डू is to feed their contact details, feed the IMEI number to receive an OTP on their mobile। आपके जो कुछ भी उन्हें करने की ज़रूरत थी वो ये था कि उनको अपनी डिटेल है वो फीड करनी थी, और जो IMEI नंबर है, ठीक है ना, उनको वो फीड करना था, ठीक है ना। किस लिए? एक मोबाइल के ऊपर उन्हें अपनी OTP है वो प्राप्त करने के लिए, टू रिसीव। यहां इस सेंटेंस में और एक चीज देख सकते हो, यहां पर यदि आप टू फीड कह रहे हो लेकिन यहां पर वापस केवल फीड है। आपको पता हो कि जब दो कनेक्टर हम जोड़ते हैं तो पहला टू इन्फिनेटिव आता है तो बाद में बे इन्फिनेटिव आता है। तो फर्स्ट में टू आएगा, सेकंड में टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो टू फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और क्या कहना चाह रहे हो? फीड, फीड देयर। दोबारा टू फीड कहने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर टू कहना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका बोनस के लिए गया था। क्वेश्चन में दो गलती है, यहां पर टू फीड करना पड़ेगा और यहां पर रिसीविंग नहीं बल्कि रिसीव करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आते हैं एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस है वो इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी इंसान हैं, ठीक है ना, कुछ गलतियां हैं वो कर लेते हैं। पेपर में से सेंटेंस उठाते हैं, एक एरर को वो देखते हैं, दूसरी एरर पे ज्यादा ध्यान देते नहीं तो वो प्रॉब्लम हो ही जाती है। हाँ, अर्थ रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन। देखो यहां पर हैव के बाद टू बी प्रोटेक्टेड कर दिया, अब टू बी प्रोटेक्टेड कर दिया और यहां पर एंड लगा दिया। अब आपको पता है कि एंड के दोनों तरफ आने वाली वर्ब एक जैसी होगी। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म। और टू इन्फिनेटिव है तो टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, फिर बे इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। तो क्या कहोगे यहां पर? अर्थ रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन्ड। यहां पर सस्टेन नहीं, आपको कहना पड़ेगा सस्टेन्ड। क्या कहोगे? सस्टेन्ड, ठीक है ना। वी नीड टू शेयर, यहां पे नीड मैन वर्ब है, या नीड क्या है? मैन वर्ब है, टू शेयर, ठीक है ना। नीड के बाद में नीड मैन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रही है और आगे टू इन्फिनेटिव लगा रहे हो, ठीक है ना। आज ही ऑफलाइन क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, आपको पता हो तो, कि नीड के यूज पढ़े कि नीड के बाद टू इन्फिनेटिव आता है यदि नीड एज ए मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल की जाए।
इसके पहले वाले सेंटेंस में देखें तो यहां पर भी नीड था, देखो ऑल दे नीड टू डू, यहां पर भी नीड के बाद टू इन्फिनेटिव लगा रहे हो तो ये भी वर्ब है, यहां पर भी नीड आपकी मेन वर्ब है क्योंकि आगे टू इन्फिनेटिव लग रहा है, और यहां पर भी नीड आपकी मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद में टू शेयर टू इन्फिनेटिव लग रहा है। नीड के बाद में आपको पता होना चाहिए कि जब वो मॉडल होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, लेकिन जब वो मेन वर्ब होता है तो उसके बाद में टू इन्फिनेटिव आता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्म का मतलब बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। Earth's resources have to be protected and sustained, and we need to share our resources across क्या कह रहे species, as we all are क्या कह रहे हो interconnected as one giant living organism, ठीक है ना। चलिए तो आगे कोई सेंटेंस में और कोई गलती है नहीं, यहां पे टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन्ड आपको यहां पर कहना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहां पे एक चीज यहां पता चल रही होगी कि एंड से आप दो वर्ब को जोड़ रहे हो, जब भी एंड से दो वर्ब जोड़ोगे तो पहली भी थर्ड फॉर्म है तो दूसरी भी आपको थर्ड फॉर्म ही कहनी पड़ेगी। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आप लोग जानते हैं कि ये टू इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस है। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों टेंस के छोटे छोटे रूल्स आपको एग्जाम्स में पूछते हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर उनका यूज होता है, ठीक है ना। चलो तो एक एक बारीकी से पढ़ना, आपको टेंस के टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33, आर स्कूल्स फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट सैक्रिफाइस हाई स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स टेम्पोरली हैप्पी। बताएं क्या गलती आ रही है आपके सेंटेंस के अंदर, पहले समझे। देखो आर स्कूल्स फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल फैकल्टी के बारे में बात करो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करो। फैकल्टी पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता, फैकल्टी का मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ टीचर्स उसे फैकल्टी कहते हैं। तो आर स्कूल्स फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं, स्कूल्स तो आपने पॉजिटिव लगा रखा है, और उसके बाद फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में शुड नॉट के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सैक्रिफाइस आपने लिखा है। सैक्रिफाइस किस कह रहा है, हाई स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस दोनों आपने नाउन कैसी लिखी है, प्लूरल लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू एक प्रपोजिशन होता है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन ऑर्डर के साथ दैट लगा करके एरर देता है आपको, तो इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स, मेक के बाद स्टूडेंट्स आ रहा है, और टेम्पोररी आपकी एडवर्ब है, और हैप्पी आपका वापस एडजेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम आ रहा है, स्टूडेंट्स को ही आप हैप्पी बना रहे हो। इसका मतलब सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, सेंटेंस में नो एरर होगा, सेंटेंस में क्या है, नो एरर। आप कह रहे हो आर स्कूल्स फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट सैक्रिफाइस हाई स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स टेम्पोररी हैप्पी। आपके स्टूडेंट्स को टेम्पोररी हैप्पी करने के लिए, क्षणिक काल के लिए, पल भर के लिए स्टूडेंट्स को हैप्पी करने के लिए क्या कि इतना हाई स्टैंडर्ड्स है वो नहीं रख रहे हैं, उसको उसको सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 134, ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजेज, यहां पर सेंटेंस में क्या किया हुआ है, देखो ट्रेंड एनालाइज तो कहोगे नहीं, ट्रेंड के साथ में एनालाइज नहीं, एनालाइजिंग तो कहना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स आपके नाउन है, और स्पेशलाइजेज आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट्स आपकी नाउन है, और ट्रेंड एनालाइस्ट नहीं कहोगे, एनालाइजिंग कहोगे, क्या कहोगे, एनालाइजिंग, ठीक है ना। यहां पर ट्रेंड एनालाइजिंग नहीं कहोगे, आपको कहना पड़ेगा ट्रेंड एनालाइजिंग। एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स नाउन है, और स्पेशलाइजेस आपकी क्या है, वर्ब है, तो आपको कहना पड़ेगा ट्रेंड एनालाइजिंग एक्सपर्ट्स, क्या कहोगे, ट्रेंड, और उसके बाद में पार्टिसिपल आपको लिखना पड़ेगा, एनालाइजिंग, ट्रेंड एनालाइजिंग करने वाले एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, ट्रेंड्स को एनालाइज करने वाले एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट्स यहां पर क्या बन रही है, नाउन बन रही है, और इसके लिए वर्ब जो है, ठीक है ना, आप कहना चाह रहे हो स्पेशलाइज इन टेंस, आप फिर आपने कह दिया
स्पेशलाइजेज, अब स्पेशलाइजेज वर्ब भी आपने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, तो वर्ब भी आपको सिंगुलर करनी पड़ेगी, आपको वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी, स्पेशलाइज। आपको पता वर्ब तो प्लूरल चाहिए नहीं, क्योंकि यहां पर एक्सपर्ट्स नाउन भी प्लूरल है, तो स्पेशलाइजेज नहीं होगा, स्पेशलाइज कहना पड़ेगा। तो ट्रेंड एनालाइजिंग एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज इन, अब इन लगा रहा, इन के बाद में वर्ब आपकी क्या रखनी पड़ेगी, आईएनजी फॉर्म में रखनी पड़ेगी, प्रेडिक्टिंग व्हाट विल बी यहां पर मैन वर्ब है, इन एंड व्हाट विल बी आउट, ठीक है ना, तो विल बी इन एंड विल बी आउट, यहां पर दोनों इन और आउट दोनों ही क्या है, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेपोजिशन को हम। तो ट्रेंड एनालाइजिंग एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 135 की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ देखो, मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइविंग, अब हैव के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आप सीधा कैसे कहोगे, हैव के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आप सीधा कैसे कहोगे, स्ट्राइविंग नहीं, हैव स्ट्राइव्ड, क्या कहोगे यहां पर, हैव स्ट्राइव्ड, ठीक है ना कि स्ट्राइविंग। तो मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइविंग नहीं, स्ट्राइव्ड। Many of us have strived to produce a blend of all cultures that seem today to be in clash with one another. तो many of us लगा रहे हो तो have के साथ striving verb की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं, verb की आपको थर्ड फॉर्म है वो यहां पर यूज करनी पड़ेगी। आर स्ट्राइव्ड भी कह सकते हो पैसिव बनाने के सेंस में, आप हैव लगाएं, ठीक है ना। हाँ, when the business is ran, अब देखो यहीं पर गलती कर दी इसने, तो when the business is ran, बी वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म कैसे लगाओगे, when the business सिंगुलर है, when the business run, क्या कहना पड़ेगा, runs, when the business, business सिंगुलर नाउन होती है, अनकाउंटेबल है, when the business runs smoothly, directors are more than happy to pick an experienced insider who will continue along the present path। करेक्ट है, बाकी सेंटेंस तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर जो लिखा हुआ है रन, ये गलत है। रेन आपने बी वर्ब के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, आपको पता होना चाहिए कि बी वर्ब के साथ यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत होगी, आपको करना पड़ेगा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म रन्स, व्हेन द बिजनेस रन्स स्मूथली, ठीक है ना। डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी टू पिक एन एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर who will continue along the present path। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी द बुअर्सवासी, बोजियस जो होता है, ठीक है ना, बुअर्सवा जिसे कहते हैं, द बुअर्सवासी आर द सोशल क्लास दैट केम टू ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इस सेंटेंस में जो यहां पर द बुअर्सवासी लिखा हुआ है ना, ये क्या, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, आप इन्हें सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। एसएससी ने अपनी आंसर की में इसको सिंगुलर माना है और आर की जगह इसने इस दिया है। हालांकि द बुअर्सवासी जब आप लिखते हो तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में है वो इस्तेमाल हो जाता है, आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी यूज कर सकते हो। इन मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, यदि मार्क्सवाद की फिलॉसफी के बारे में यदि हम बात करें तो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, द बुअर्सवासी मतलब मध्यम वर्गीय होते हैं, आर द सोशल क्लास। अब यहां पर देखो बुअर्सवासी के लिए ये लिखा हुआ द सोशल क्लास, सोशल क्लास के अर्थ में कहना चाहोगे, इसका कोलोकेशन बनाया है बुअर्सवासी का, इस वजह से यहां पे आपको इज कहना पड़ेगा, दैट केम टू ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल,
दैट केम कह रहे हो, आपने यहां पर वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म लिखी है, तो इज नहीं वॉज कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? वॉज। सही है। हालांकि आप भूस्वासी अब इस समय के बारे में भी तो बात कर सकते हो ना। मार्क्सवाद की फिलोसफी के कारण आप कह सकते हो जो भूस्वासी मध्यम वर्गीय जो परिवार के लोग होते हैं, वोज भी कह सकते हो, इस भी कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हो, सॉरी, आप प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हो, प्रेजेंट टेंस भी लगा सकते हो। और यहाँ सोशल क्लास की वजह से वर्ब आपकी सिंगुलर कर रहा है ये। आप यहाँ पे पास्ट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें पास्ट करने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी प्रेजेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप यहाँ पे आर भी कर सकते हो, आप यहाँ इज भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ सोशल क्लास की वजह से आर की जगह आपको इज करना पड़ेगा, क्योंकि भूस्वासी के लिए वर्ब इज लगा रहे हो, जो कि इससे कोलोकेशन कर रहा है, इसका मतलब वो एक क्लास कैसी है? सिंगुलर है। इस वजह से इसने वर्ब इज करी है। ठीक है ना। बाकी आपको केवल सब्जेक्ट है, उसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रखा है आगे, तो द भूस्वासी के लिए वर्ब आपको इजी लगानी है। ठीक है ना। भूस्वा मध्यम वर्गीय लोग। अनलाइक अ लिक्विड, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट do not flow to take on the shape of its container। आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन आपका नहीं है, बहुत ही इजी। अनलाइक ए लिक्विड, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट कह रहे हो तो फिर डू नॉट कैसे लगाओगे? क्या कहना पड़ेगा? डज नॉट। क्या कहोगे? डज नॉट फ्लो। फ्लो आपकी वर्ब बिल्कुल सही लिखी हुई है। वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म में वो आपको दे ही रखी है। क्वेश्चन नंबर 139, मेटल्स कैन बी हैमर्ड, हैमर्ड हथौड़े से पीटना, हैमर्ड और प्रेस, प्रेस कैसे कहोगे? जब आपको पता है कैन बी के साथ हैमर्ड लगा रहे हो तो इधर भी तो प्रेस्ड करना पड़ेगा, तो आपकी कौन सी वाली फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो आप कहना चाह रहे हो कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड, और क्या कहना चाह रहे हो? प्रेस्ड परमानेंटली आउट ऑफ सेफ विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। तो कंजंक्शन के दोनों तरफ की वर्ब है वो एक जैसी ही होती है। यहां पर और के पहले भी देखो, और से पहले आपने ब्रेकिंग लिखा है तो क्रैकिंग नहीं आएगा, विदाउट के कारण प्रपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जिरंड होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 140, एरोनॉटिकल चार्ट्स आर फॉर विजुअल मेटीरियोलॉजिकल कंडीशंस, कंडीशंस कह रहे हो, फिर डेपिक्ट्स टेरेन जियोग्राफिक फीचर्स, navigational aids and other aids to navigation। आसान है ये भी, सामने दिख रही एरर। या कंडीशंस कहना चाह रहे हो तो डेपिक्ट्स सिंगुलर कैसे लगाओगे? कैसे कहनी पड़ेगी? प्लूरल। क्या कहोगे? डेपिक्ट। चलो, एरोनॉटिकल चार्ट्स आर फॉर विजुअल मेटीरियोलॉजिकल कंडीशंस, डेपिक्ट टेरेन जियोग्राफिक फीचर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं। हाँ, 2017 के बारे में बात करें, 2017 आप यदि एनालिसिस करोगे ना बाकी ईयर्स को, तो 18, 19, 20 और 21 चारों साल में आपको कोई भी मुश्किल पेपर नहीं दिया, सारे सरल पेपर दिए थे, क्वेश्चंस भी सरल थे। 17 में क्वेश्चंस जो है वो सरल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेंथ ही बहुत ज्यादा है। क्वेश्चंस आपको 3-3, 4-4 लाइन के दे रहा है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पे है, वो 2017 इस चीज को है वो आपका बनाता है कि भाई ये थोड़ा मुश्किल बन रहा है। हॉरर मूवीज स्टैंड्स, स्टैंड्स तो कह ही नहीं सकते, क्या कहना पड़ेगा? टेंड। स्टैंड्स नहीं, टेंड। हॉरर मूवीज स्टैंड टू बी अ वेसल फॉर सॉइंग, क्या कह रहे हो? एरर्स ऑफ इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब विजुअली एंड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो यहाँ पे ट्रेंड्स नहीं, बल्कि क्या कहोगे? टेंड्स नहीं, टेंड। क्या कहोगे यहाँ पर? टेंड। ठीक है ना, ना कि टेंड्स। आपको वर्ब है वो प्लूरल करनी पड़ेगी, वर्ब है वो प्लूरल करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 142, एविडेंस फ्रॉम 30,000 years ago in Europe reveal starch residue on rocks used for pounding plants। बताओ क्या गलती है? आपको पता है यहां एविडेंस सब्जेक्ट बनाया है, तो रिवील तो कैसे कहोगे? यदि आपका सब्जेक्ट एविडेंस बनाया उसके बाद में फ्रॉम प्रपोजिशन लिखा हुआ तो इसके कोई मतलब ही नहीं है इस बाद वाले का। एविडेंस के लिए वर्ब रिवील कैसे आएगी? आपको कहना पड़ेगा रिवील्स। तो एविडेंस रिवील्स क्या कहोगे? एविडेंस रिवील्स। पास्ट टेंस कहोगे तो रिवील्ड कह दोगे, यदि पास्ट टेंस कहोगे तो रिवील्ड कह दोगे। लेकिन रिवील्ड का यहां पे कोई ऑप्शन में है क्या आगे कुछ? एविडेंस फ्रॉम 30,000 years ago in Europe reveals starch reduce। आप रिवील्स भी कह सकते हो और रिवील्ड भी कह दो, पास्ट के अर्थ में भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवील्ड आप रिवील्ड भी कह सकते हो, है ना, आप रिवील्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवील्ड भी कह सकते हो, रिवील्ड। ओके, चलिए पास्ट के बारे में, प्रेजेंट और पास्ट दोनों यहां पे सही हो जाएगा। ग्लूटन गिव्स इलास्टिसिटी टू डो, गूंथने को कहते हैं डो, आटा मतलब गूंथा हुआ आटा वगैरह जो होता है। ग्लूटन गिव्स इलास्टिसिटी टू डो, keeps its shape and often give the final product a heavy texture। बताओ, अब ग्लूटन कहना चाह रहे हो और ग्लूटन के लिए वर्ब आपने गिव्स लिख दी, इलास्टिसिटी टू डो, फिर आप कह रहे हो कीप्स इट्स शेप्स, यहां पे कीप्स कहना चाह रहे हो, प्रेजेंट सिंपल आपने लगा दिया, फिर उसके बाद कह रहे इट्स शेप एंड ऑफन गिव कैसे दिया? गिव कैसे आएगा भाई? गिव्स कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा? गिव्स। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, तीनों वर्ब एक कोलोकेशन आपका बिठाएगी। तो ग्लूटन गिव्स इलास्टिसिटी टू डो, कीप्स इट्स शेप एंड ऑफन गिव्स द फाइनल प्रोडक्ट अ चेवी टेक्सचर। हाँ, ये थे आपके मेंस के क्वेश्चंस, टोटल 17 के, 2017 के मेंस के जो क्वेश्चंस है वो यहां तक आपके कंप्लीट हुए। यदि 2017 के टोटल क्वेश्चंस के बारे में यदि हम बात करें, टोटल क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए थे 17 के क्वेश्चंस आपके लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस है वो पूछ लिए गए हैं, लगभग 30। 106 से पूछना शुरू किया, देखो 106 से 106 से लेकर के 6 से 143 क्वेश्चंस पूछे हैं, देख लो, है ना। तो लगभग 37 क्वेश्चंस बने 2017 में। 10 से पूछे जाने वाले मेंस में केवल 37 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, केवल अकेले मेंस में। चलो अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल प्री 2016 के बारे में। प्री के क्वेश्चंस क्या है देखो समझे। 16 में कम ही आए थे, 10 के इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है ना। समझते हैं, देखो क्या क्वेश्चंस है एक बार समझे। If you permit me to speak the truth, I shall state without hesitation that you have done a mistake। बताओ, एक आसान और कॉमन एरर वाला क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आपको पता है डन अ मिस्टेक नहीं होता, कमिटेड मिस्टेक होता है। तो क्या कहोगे? कमिटेड मिस्टेक। क्या कहोगे? कमिटेड मिस्टेक, ना कि यहां पर आप कहोगे डन अ मिस्टेक। क्या कहोगे? कमिटेड मिस्टेक। डन अ मिस्टेक नहीं, बल्कि कौन सी और क्या होता है? कमिट अ मिस्टेक होता है, ना कि डू अ मिस्टेक होता है। तो आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है कि डू अ मिस्टेक, तो डू अ मिस्टेक नहीं, आपको कहना है कमिट अ मिस्टेक। क्या कहोगे? तो डू अ क्राइम नहीं होता, क्या होता है? कमिट अ क्राइम होता है। क्या होता है? कमिट अ क्राइम होता है।
क्वेश्चन नंबर 145, दे हैड ऑफन हर्ड, हैड और हर्ड आ रहा है, अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रैवल ऑन, दे हैव टू ट्रैवल या हैड टू ट्रैवल, जब आप हैड कहना चाह रहे हो, हैड प्लस हर्ड कह रहे हो, तो यहां पर भी हैड ही आएगा ना। आप कह रहे हो कि दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैड टू ट्रैवल ऑन, तो हैड प्लस हर्ड कह रहे हो तो पास्ट का सिंपल आएगा आगे, और हैड अकेली पास्ट का सिंपल आएगा, या हैड टू ट्रैवल ऑन, क्या जिन पर उन्हें ट्रैवल करना था। दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैड टू ट्रैवल ऑन, ठीक है ना, इजी है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है आपका क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 146, हाँ, he told his friend that he could not do that work because it's not his taste, it's not कैसे कहोगे, told कहना चाह रहे हो, यहाँ could कहना चाह रहे हो, तो यहाँ it is थोड़ी आएगा, it was not, क्या कहोगे, it was not his taste। इतना सरल आ जाए तो मजा आ जाए ना। हाँ, आए है ना, एग्जाम की क्वेश्चन है, ठीक है ना। 17 के क्वेश्चन को देख के लगता है कि काफी मुश्किल है, लेकिन 18 ये जो 16 वाले क्वेश्चन है काफी इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है कुछ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आने में थोड़ा रिलीफ मिलता है ठीक है ना, पढ़ाने वाले को भी पढ़ने वालों को भी, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 147, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, विशेष, एवरी मैन के लिए आपने विशेष लगाया, वर्ब सिंगुलर सही है, टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड, अब पहले तो विशेष कह रहे हो फिर आपने वांटेड कह दिया, टू ग्रो ओल्ड, या वांटेड थोड़ी कहोगे, नोबडी वांट्स, नोबडी के साथ भी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड, ठीक है ना। आप कहना चाह रहे हो कि एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, आपके इस हर कोई व्यक्ति क्या करता है, लंबा जीना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता, ठीक है ना, सब जवान रहना चाहते हैं, जवानी लंबी चाहते हैं, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, चलिए, several days passed before Jap worked over enough courage to return to the house. Several days passed बिफोर जैप वर्क, देखो कितना इजी है, बिफोर दे रखा, आपको पता है बिफोर और व्हेन वाले क्लोज में जब वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म लगाते हैं, पास्ट का सिंपल है, तो उसके पहले होने वाली घटना हो जाती है। पास्ट की दो एक्टिविटी में से जो एक्टिविटी पहले हुई वो पास्ट का परफेक्ट होगी, तो यहाँ सेवरल डेज पास्ट थोड़ी कहोगे, सेवरल डेज हैड पास्ट, क्या कहोगे, सेवरल डेज हैड पास्ट, सेवरल डेज हैड पास्ट before Jap worked over enough courage to return to the house। हालांकि यहां पे worked over की जगह up होना चाहिए था, worked over या worked up, work up अप्रोप्रिएट बैठता वैसे यहां पर, worked over भी हालांकि कह सकते हो, ठीक है ना, हालांकि वर्क ओवर की बजाय वर्क अप होता तो वो अप्रोप्रिएट बैठता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 149, सेवरल डेज पास्ट, ये तो हो ही गया, बिफोर जैप, यहां पे पास्ट की जगह हैड पास्ट आएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया, हैड पास्ट, ठीक है ना, और ओवर की जगह आप हमने पढ़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 150, हिज पेरेंट्स usually spent their summer in Ooty, but this year they are spending it in Darjeeling। आपको पता है हमने प्रेजेंट के सिंपल को और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंपैरिजन किया था कि कोई काम परमानेंट एक्टिविटी है तो उसे प्रेजेंट के सिंपल से, और जो टेम्परेरी एक्टिविटी है तो उसे हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिखते हैं। तो यहां आपने कह दिया कि हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंड्स थोड़ी कहोगे, स्पेंड कहोगे, क्या कहोगे, स्पेंड, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म पता करने के लिए आईएनजी वाली फॉर्म लगा के चेक कर लो, जैसे स्पेंड है आपका, अब स्पेंड और स्पेंट आपकी सेकंड वाली फॉर्म है, जिसको पता है वो तो ठीक है, नहीं पता है तो आईएनजी वाली फॉर्म लगा दो, स्पेंडिंग होता है कि स्पेंटिंग होता है, स्पेंटिंग होता है नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पेंड होती है। तो हिज पेरेंट्स यूजुअली
क्या कहना चाह रहे हो कि स्पेंड देयर समर इन ऊटी। आप कह रहे उनके पेरेंट्स जो है वो हमेशा तो क्या करते हैं, ऊटी में अपना समर है वो व्यतीत करते हैं, लेकिन इस साल वो क्या कर रहे हैं, वो दार्जिलिंग में वो अपना जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो टेम्पररी एक्टिविटी दार्जिलिंग तो पहली बार ही गए हैं, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 151, आई हैव कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप। आई हैव कम कैसे कहोगे, आई हैव कम नहीं, आई विल कम, मैं आ जाऊंगा, आई विल कम, आई विल कम या आई सेल कम जो भी कहो आप, आई विल कम एज सुन एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप। आपको पता होना चाहिए कि एज सुन एज वगैरह इनके साथ में दी फ्यूचर टेंस रहता है, तो एज सुन एज वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट के सिंपल टेंस में रहेगा, लीव रहेगा। ये इफ होता है एज सुन एज लगा दो, अनटिल है, अनलेस वगैरह आप लगाते हो, इन केस वगैरह, इन सभी में ऐसा ही होता है। क्लियर है? हाँ, I called at his house yesterday and have given him money। अब आप कह रहे हो I called at थोड़ी आएगा, I called on आएगा, I called on his house yesterday and have given him money, have given थोड़ी आएगा, क्या कहोगे, had given him money। had given भी नहीं आएगा, gave आएगा, केवल पास्ट का सिंपल आना चाहिए। gave him money, पैसे दे दिए ना, उससे पहले पैसे थोड़ी दिए थे, पैसे तो बाद में दिए हैं, तो gave money, gave him money, कह दो gave him money। I called on his house, called on का मतलब किसी के घर जाना होता है। I called on his house yesterday, किसी से मिलने जाना, मैं उसके घर पे उससे मिलने के लिए गया कल, and gave him money, और उसे पैसे दे दिए। तो सिर्फ आप gave ही लगाओ, क्या कहोगे, gave him money, और उसे मैंने पैसे दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस, ये यहां इन्वर्टेड कॉमास फालतू लगा हुआ है, एवर सिंस सी वॉज अ चाइल्ड। अब यहां हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस सी वॉज अ चाइल्ड, सेंटेंस कह रहा है कि माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड, आपको पता है यहां पर इंटरेस्टेड तो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल लगा रहे, जब से वो केवल बच्ची थी तब से लेकर अब तक वो क्या है, मेडिसिन की पढ़ाई में वो काफी इंटरेस्टेड है। तो सेंटेंस में क्या होगा, नो एरर, सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एरर फ्री है। ये इन्वर्टेड कॉमास गलती से टाइपिंग प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर टाइपिंग प्रॉब्लम हुई है, ज्यादा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड, या इंटरेस्टेड आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, माई सिस्टर हैज बीन। पता करने के लिए मच लगा के चेक कर लिया करो, यदि एडजेक्टिव है कि नहीं, थर्ड फॉर्म में मच लगा के चेक कर लो, जैसे माई सिस्टर हैज बीन मच इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, आप कह सकते हो ना, तो इंटरेस्टेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एवर सिंस मतलब तब से जब वो केवल छोटी बच्ची थी। क्वेश्चन नंबर 154, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। डू लाइक आई डू या एज आई डू, बताओ क्या कहोगे। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई लाइक टू डू, आपको ऐसे कहना पड़ेगा, दोनों एक जैसे क्लॉज बनेंगे। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग, तो ऐसा का ऐसा क्लॉज एंड के बाद भी बनेगा। तो डू, आपने कह दिया कि डू लाइक आई डू, नहीं, आपको कहना पड़ेगा व्हाट आई लाइक टू डू, व्हाट आई लाइक टू डू, ऐसे कहना पड़ेगा। एंड के दोनों तरफ का कोलोकेशन जो सेंटेंस से फ्रेज है वो एक जैसे होने चाहिए। तो लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई लाइक टू डू, व्हाट आई लाइक टू डू। ओके, तो ये टीयर फर्स्ट 2016 के यहां तक कंप्लीट होते हैं। ओके चलिए, तो
यहां पर हमने 17 के प्री और मेंस के क्वेश्चंस और 16 के प्री के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब 16 मेंस को और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है उनको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।